विपिन, रोहित, संतोष, सन्नी, मलाइका। अरे वाह भाई, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। आगे जी आप आपका स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, बिना किसी इधर उधर की बात सीधा करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। आइए मेरे बच्चे, देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखो भैया, ये है उसकी इनकम, ये है उसका एक्सपेंडिचर, जो बचा वो बचा मेरे प्यारे बच्चों, सेविंग, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा देंगे तो बचेगी सेविंग। सवाल में कह रहा है कि भैया 60% खर्च करता है, तो 60% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 3/5। या चलो सोई लेके समझाता हूँ, बात समझ। कहता 60% खर्च करता है, अगर 100 रुपये कमाएगा तो 60 रुपये खर्च ही कर देगा, तो बचत कितनी होगी भैया? 40। आप कहेंगे समझ गए। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, इनकम 15% बढ़े, तो मेरे बच्चे इनकम 15% बढ़ाओगे तो 100 का 15%, 15 बढ़ के होगी 115। और कह रहा है कि खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो 60 का 15% कितना हुआ? 15 की 90, 60 का 15% निकालो, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, तो मन में निकालो 20 की 60 3 9, तो खर्चा बढ़ गया 9, लेकिन खर्चा हो गया 69। अब मेरे दोस्तों को कुल मिला के 115 कमा रहा है भैया, और खर्च कितने कर रहा है? 69। तो 115 में से 69 घटा दो यार, तो 15 में से हो गया 6, यहाँ 10 में से 6 40। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो बचत है वो 40 है। उसकी बचत कितनी होगी भैया? 40 है। तो उसकी बचत पहले थी 40, अब होगी 40, कितनी बढ़ी? 6। एक चीज और भी ध्यान रखना, ये बात आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि भाई इनकम 15 बढ़ी, खर्चा 9 ही बढ़ा, तो 15 में से 9 खर्चा हटा दिया तो बाकी 6 क्या बढ़ जाएगी बचत। लेकिन परसेंटेज बताओ तो भाई 6 की बचत बढ़ी किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना? आप कहेंगे 2 की 6, 2 की 40, 1 बड़ी 20 5%, तो 3 बड़ी 15%, यानी उस आदमी की इनकम 15% बढ़ी, खर्चा 15% बढ़े, तो उसकी बचत भी मेरे बच्चों 15% बढ़ जाएगी। हाँ ना महेंद्र भाई? देखो महेंद्र भाई ने कमेंट करे 3, पहला कमेंट क्या? राधे राधे, फिर लिखा बोलो तो कुछ, फिर आगे लिखा राम राम, फिर आगे लिखा महेंद्र भाई ने राकेश सर की जय हो। अरे मेरे महेंद्र भाई, मान जाते बेटा, पढ़ ले। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं और आपको एंटरटेनमेंट दूं, तो मेरे बच्चों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। सिलेक्शन के लिए कमेंट जरूरी नहीं है, आपके डाउट होंगे वो मैं जरूर पिक करूंगा, दूसरा मैं पढ़ाते हुए रजनीकांत तो हूं नहीं कि यूं लिखता हूं, यूं लिखता हूं, तो देखता हूं, यूं करता हूं, ऐसा तो नहीं सकता भाई, खुद आदमी है, तो मैं इधर देख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, इधर नहीं देख रहा हूं यार, तो समझा लो भाई पूरा। आइए मेरे दोस्तों, कहता है एक आदमी ने अपनी इनकम का 75% खर्च किया, एक आदमी ने अपनी इनकम का 75% खर्च किया, ठीक है? तो भैया ये उसकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर और ये उसकी सेविंग। 75% खर्च किया तो मेरे दोस्तों 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4। हाँ जी, आप 100 माने तो 100 मान लीजिए, 3/4, 100 माइनस 75% खर्च किया तो बाकी 25% बच गया। अब कह रहा है कि भैया उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो इनकम कितनी इंक्रीज होगी? 20। और खर्चा भैया 10% बढ़ा, तो भैया इनकम होगी 120, यही था ना? कह रहा है कि खर्च जो है उसका वो 10% बढ़ गया, तो भैया 75 का 10% मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानता है, 10% 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 रुपये का खर्चा बढ़ गया, तो नया खर्चा हो गया 82.50 पैसे या 82.5। तो कह रहे हैं उसकी बचत में क्या होगा? तो भैया 120 में से आप क्या करो? 82.5 हटाओ। हाँ जी, 82.5 हटाओ तो कैसे हटा है भाई? यहाँ 0 10 में 5 के 5, यहाँ 9 9 में 2 गया 7, बिल्कुल ठीक है, 11 में 4 गया 3, तो आएगा 37.5, तो नई बचत हुई 37.5। ये तो है मेरे भाई मूर्ख बच्चे की काम, समझदार है वही देखेगा कि भैया इनकम बढ़ गई 20 रुपये, समझो 20 रुपये, और उसमें से खर्चा केवल 7.5 एक्स्ट्रा होने लगा, तो 20 में से 7.5 हटा देंगे तो बचा कितना? 12.5। तो इसका मतलब सेविंग 12.5 बढ़ी, हम सीधा निकाल लेते हैं, हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। अब कह रहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो 12.5% की वृद्धि हुई है, और पहले बचत कितनी थी? 25। तो क्या परसेंटेज बताओ? आप जानते हैं 12.5 का बोलता है 25, 1 बोलता है 50%, तो ऑप्शन डी जो है आंसर। देखिए मेरे भाई, जो मूर्ख वाला होगा वो क्या करेगा? वो 8,550 के साथ कुश्ती करेगा। वो क्या करेगा? वो लिखेगा कि उसकी इनकम जो है वो है 8,550 रुपये, उसका जो खर्चा है वो उसने रखा कितना? 5700 रुपये, और फिर घटा के लिखेगा उसकी बचत। फिर इनके परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, 19%, 13%, संभाल हो जाएगा। आपको ये सब काम नहीं करना, आपको दो चीजों पे नोटिस देना। पहली चीज कि आपसे पूछा क्या? सब परसेंटेज पूछा हुआ है। जब भी आपसे परसेंटेज पूछा, फ्रैक्शन पूछा, रेशियो पूछा, तो कोशिश करिए कि जो यहाँ वैल्यू है इसकी रियल वैल्यू लेने की जरूरत ना पड़े। तो इनके में कैसे? उसका रेशियो उठा लीजिए, 0 से 0 काट दिया, उसका 19 से कटा 19 30 57 0, 19 से काटेंगे 75 95, 15 से काटेंगे 15 29 15 45, यानी आप सिंपली ले सकते हैं कि इसकी इनकम 3 है भाई, तो इसका खर्चा है 2, अगर 3 में से 2 खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी? 1। इट इज क्वाइट इजी माय डियर टू टेक इट सॉल्व। अब बड़ा आसान हो गया। हाँ जी, अब मेरे दोस्त मुझसे पूछा क्या हुआ करते हैं, कह रहा है उसकी इनकम 19 नहीं, यदि आय और व्यय में 1913, कहता है इनकम 19% बढ़ जाए, तो मेरे भाई 3 का 19% निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है, 3 का 19% निकालना मुश्किल है, तो क्या करें? इसको मान लेते हैं 300, इसे मान लेते हैं 200, इसे मान लेते हैं 100। हाँ जी, यानी अगर उसकी इनकम 300 मान लो, इसे 200, इसे 100, ऐसा क्यों? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 300 का 19% 57, और खर्चा कितना बढ़ जाए जी? 13%, तो 200 का 13% 26। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर उसकी इनकम जो है वो 57 यूनिट बढ़ चुकी है और खर्चा मात्र 26 यूनिट बढ़ा है, तो भैया कितनी इनकम ज्यादा बढ़ी? तो 57 में से 26 घटा दोगे तो आएगा 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बचत है वो मेरे बच्चों 21 यूनिट बढ़ जाएगी। बचत जो है मेरे बच्चों कितनी बढ़ जाएगी? 21 यूनिट बढ़ जाएगी। तो क्या बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या करो? मेरे बच्चे 21 है ना, 21 या 7 31 है, 5 लोग 31 माफ 31, तो बचत बढ़ी 31। तो 31 का इंक्रीज हुआ सेविंग में किससे? 100 पे, तो परसेंटेज बताइए कितना? तो मेरे बच्चे में आंसर होगा ऑप्शन सी कि भैया उसकी बचत में 31% का इंक्रीज होगा। कह रहा जी एक आदमी की इनकम 13,500 रुपये और खर्चा 9,000, तो ये इनकम मेरे बच्चे की खर्चा है, इनकम 13,500 है, खर्चा 9,000। सबसे पहला काम आप ये देखिए कि हमसे पूछा क्या? तो सर हमसे पूछा परसेंटेज चेंज, जब जब परसेंटेज चेंज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, तो एक्चुअल वैल्यू बताइए। काटिए भाई, 2 0 से 2 0 गया, अच्छा 9,000 था, 2 0 काटा, अब भैया 45 30 45 दुनिया पे, तो रेशियो 30 मतलब इनकम 3 है तो खर्चा 2, तो बचत कितनी हुई भाई? 1 है। 300 200 100, किसी महीने को लोड जाते हैं नहीं, अब लड़ाई आता है। अब मेरे बच्चों आगे, अगर उसकी इनकम 13% बढ़ जाए, तो 300 का 13% 39, और उसका खर्चा मेरे भाई 9% हो जाए तो 18, तो क्या है उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन है। तो अब ये देखो यार, 39 इनकम बढ़ी, खर्चा 18 ही एक्स्ट्रा गया, तो बचत कितनी एक्स्ट्रा होगी? मतलब इनकम कितनी एक्स्ट्रा रहेगी? 21, तो 21 एक्स्ट्रा रही होगी बचत। और आप ये बात जानते हैं कि 100 पे कोई चीज परसेंटेज कहलाता है, तो आंसर होगा मेरे दोस्तों 21%। सवाल में मेरे भाई कह रहा है कि चीनी का दाम 16 से गिर के 3% बढ़ जाता है, तो मेरे बच्चों चीनी का दाम 16 से गिर के 3% बढ़ जाता है, तो फ्रैक्शन होगी 1/6। इसका मतलब जो प्राइस है वो 6 से कितना हो गया? 7, बिल्कुल ठीक है। चीनी का दाम 16 से गिर के 3% बढ़ जाता है, मतलब चीनी की कीमत पहले 6 थी तो 7 हो गई। परिवार की खपत 20% घट जाती है, और जो कंजप्शन है वो 20% घटी, तो 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/5, यानी खपत 5 थी तो 1 घटी, कितनी होगी? 4। आप मेरा सही। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, चीनी की कीमत मेरे बच्चों 6 से 7 हो गई, खपत 5 से 4 हो गई, तो सवाल में कह रहा है कि खर्चे में परिवर्तन बताओ क्या होगा, उसके एक्सपेंस में परिवर्तन बताइए क्या होगा? मेरे बच्चों एक बात ना, कीमत 6 से 7 हो गई, यानी पहले 6 रुपये कीमत थी और 5 किलो लेट से चीज खरीदा था तो खर्चा आता था 30 रुपये। अब भैया 7 रुपये रेट हो गया, लेकिन चीज खरीदा 4 किलो तो खर्चा आएगा 28। हाँ जी, तो खर्चे में बताओ, चीनी में खर्चा कर गया सब, 2 यूनिट खर्चा कर गया किस पे? 30 पे, तो सो कितना? 2 2 15 30, 1 15 होता है मेरे दोस्तों 6 से 3%, यानी उसकी खर्च में 6 से 3% का चीज आ गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। मेरे तो सवाल में कह रहा है कि सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57%। किसी सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ गई। मेरे तो सबसे पहले फ्रैक्शन बताओ, 57 की फ्रैक्शन 4/7, फ्रैक्शन पे काम आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा अभी। तो भैया जो सेल है वो 7 से कितनी होगी? बिल्कुल ठीक है। और जो इसकी प्राइस है वो 16 से 3% बढ़ गया, कीमत 16 से 3% बढ़ गया, फ्रैक्शन होगी 1/6। प्राइस अगर उसका 6 था तो 1 कितना हो गया? 7। तो कहता है उसकी रेवेन्यू में फर्क बताओ क्या हुआ?
यानी आई में फर्क बताओ क्या हुआ। तो मेरे दोस्त आप ऐसे समझिए इस बात को कि सर अगर 7 टिकट बिकती थी और एक टिकट 6 रुपए की थी तो उसकी आय होगी 42, और अगर उसकी 11 टिकट बिकती और एक टिकट 7 की है तो उसकी इनकम होगी 77। सब बिल्कुल ठीक है। यानी जो रेवेन्यू 42 थी वो 77 हो गई, किसी रेवेन्यू को लोड जाते नहीं। तो मेरे बच्चों की रेवेन्यू कितनी बदल गई? 35 बढ़ गई। तो 35 का इंक्रीज आ गया मेरे बच्चों किस पे? 42 पे। तो सो कितना? तो 7 5 35 7 42 5 बटे 6। अब 5 बटे 6 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे 6 1 होगा 100% और 1 बटे 6 होगा 16 से 2 3%, एंड फाइनली यू विल गेट आंसर 83 सही 1 बटे 3%। ये मेरे बच्चों मेरा सही आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए हर एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7 के 4 से गुणा करता है। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये कोई नंबर है और इस नंबर को 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गुणा किससे कर दिया इस नंबर को 7/4 से। ये गलत किया और ये सही था कि मैंने मल्टीप्लाइड नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। अब मेरे दोस्तों मुझसे पूछा क्या हुआ? परसेंटेज चेंज, परिवर्तन पूछा हुआ है। परसेंटेज चेंज नंबर, ये जो नंबर है उसके अंदर प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो हमें एक बात समझनी है कि ये नंबर कांस्टेंट है फिक्स है, यहाँ पे भी वही नंबर है, यहाँ पे भी वही है। तो अपनी मर्जी से कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 5 और 4 कैसे क्या होगा? 20 तो यहाँ ले लेते हैं 20। यानी सर हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं 20, जिस नंबर की बात कर रहे हैं क्या है 20। तो 5 को 20 से काटते 4 4 3 12 आता, 4 को 20 से काटते 5 5 7 35 आता। तो मैं क्या कहता कि यार पहले जो गिनती 12 थी वो 35 हो गई, मतलब कैलकुलेशन 12 से 35 हो गई, कितना इंक्रीज हुआ 23 का। तो सर 23 का चेंज आ गया इस पे 12 पे, तो सो कितना? तो इसे लिखेंगे 12 दूनी 24 2 माइनस 1 बटे 12। तो देखो 12 दूनी 24 2 माइनस 1 बटे 12, 2 का 200% और भाई 1 बटे 12 का मतलब 8 से 1 बटे 3%। 200 में 60 घटाएंगे मेरे भाई क्या बचेगा? 191 सही कहीं है ये 191 से 2 बटे 3% मेरा राइट आंसर। करो करो करो। देखो सवाल में कह रहा है कि नंबर को 5 बटे 3 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन गलती से इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 बटे 5 से। तो बताओ रिजल्ट में क्या करेंगे? ये सही था ये गलत है? तो नंबर ऐसा मान लेते हैं जो 5 से भी कट जाए 3 से, तो 15 3 5 15 5 5 25 यानी कैलकुलेशन आ गई 25। मतलब आनी चाहिए 25 और आई कितनी भैया 5 3 15 9। तो आनी चाहिए 25 आई है 9 तो कितने की कमी होगी भैया 16 की। तो 16 की कमी है मेरे दोस्त 25 पे, तो 100 पे कितना? 500 का मेरे दोस्त 64%। देखना भाई 16 की कमी यही है ना, तो इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। जस्ट मेक इट करेक्शन इन द ऑप्शन एंड एवरीथिंग इज ओके। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। आइए मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। नजर जा रही है। आइए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है लेबर वर्क 60 आवर पर वीक। एक लेबर है और वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई, टाइम पर वीक जो इन्वेस्ट कर रहा है काम करने में, वो कर रहा है 60 आवर पर वीक। एक सप्ताह में 60 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी जो मजदूरी है, मजदूरी जो है मेरे भाई वो है 24 रुपए। मजदूरी है 24 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब उसे पर घंटे मजदूरी मिलती होगी, पर आवर भैया उसको पैसे मिलते होंगे। तभी तो भैया कितने सप्ताह में कितने घंटे काम किया, डेली घंटे के कितने, तभी 24 रुपए मिला। हाँ जी सर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सोचो कि 24 घंटे की कमाई उसने कर ली है कितने दिन में? ना कितने घंटे में? 60 घंटे में। हाँ जी। तो एक घंटे की कमाई क्या हुई? 40। तो हम ये लिख सकते हैं 40 रुपए पर आवर उसकी कमाई थी, 40 रुपए प्रति घंटे उसकी कमाई थी, 60 घंटे काम किया तो 24 रुपए की मजदूरी उसने कमाई थी। अब वो ये कह रहा है कि अगर उसका पर घंटे सैलरी 40% बढ़ गई, पर घंटे सैलरी 40% बढ़ गई, तो पर घंटे सैलरी है कितनी भाई? 40 रुपए। और अब कह रहा है इसके अंदर 40% इंक्रीज हो गया, पर डे पर आवर सैलरी जो है इंक्रीज 40%, पर आवर वेजेस। तो अगर पर आवर वेजेस 40% इंक्रीज हुआ तो 40% की फ्रैक्शन क्या हुई दोस्त? 2/5। तो 5 40 8 16। यानी अब उसकी पर आवर वेजेस 16 रुपए बढ़ गई। तो पहले 40 रुपए था, अब 16 रुपए बढ़ गया भैया। तो अब हम कह देंगे कि पर आवर वेजेस 56 रुपए प्रति घंटा होगा, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है कार्य करने का जो समय है वो 16 से 2/3% घट गया। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। इसका 60 का 60 का 1/6 निकालोगे क्या आएगा भाई? तो ये आएगा सर 10 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर काम करने का जो समय है वो 10 घंटे घट गया। तो कितने बचा? 50 घंटे। तो मेरे नमूने पे हम ये कह सकते हैं कि 50 घंटे वो काम करेगा और हर घंटे की दिहाड़ी मिलेगी 56 रुपए। तो पूरे सप्ताह की मजदूरी कितनी होगी? गुना करेंगे सर तो आ जाएगी 56 का 28 रुपए। गुना करेंगे 50 गुना 56। हाँ जी। तो यानी कुल मिला के 28 रुपए मेरे उसकी मजदूरी होगी। तो पहले मजदूरी कितनी थी? 2400। अब मजदूरी कितनी होगी? 2800। कितनी बढ़ी भाई? 400। तो 400 रुपए मजदूरी बढ़ी है कितने मेरे दोस्त? 2800 या 2400 2400। तो कह कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 4 कम 4 4 24 मतलब 16 से 2/3%। यानी उसकी मजदूरी की जो लागत, मजदूरी में जो इंक्रीजमेंट है वो 16 से 2/3% है। आप कहेंगे सर बात सही है, बात सही है। कुछ और बात बताओ। आओ मेरे दोस्त कुछ और बात करें। सर एक चीज आपने कही थी कि अगर सवाल के आखिर में उसने कंपैरिजन पूछा, परसेंटेज पूछा, फ्रैक्शन पूछा तो देयर इज नो नीड टू टेक रियल वैल्यूज। तो हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें उस केस में रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। तो क्या करें? तो क्या करें सर? तो मेरे प्यारे बच्चे तरीका है क्या कि भाई ये बताओ कि प्रति घंटे उसकी मजदूरी कितनी बढ़ रही है? 40%। बिल्कुल ठीक है सर। अगर 40% उसकी पर घंटे मजदूरी बढ़ रही है तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। इसका मतलब उसकी मजदूरी पर घंटे पहले 5 रुपए होती थी तो अब 2 बढ़ के कितनी होगी? 7 रुपए। यानी कह सकते हैं कि 7 रुपए घंटे मजदूरी होगी, पहले 5 रुपए घंटे मजदूरी होती थी। और कार्य का जो समय है वो 16 से 2/3% घट गया। कार्य करने का समय 16 से 2/3% यानी 1/6 कम हो गया। मतलब अगर वो पहले 6 घंटे काम करता था तो 1 घंटे कम 5 घंटे हो गया। हाँ जी। तो मेरी बच्चे की बात हो, अगर वो डेली 6 घंटे काम करेगा तो 5 रुपए के हिसाब से कितनी मजदूरी बनेगी? 30। और अब अगर वो 5 घंटे काम करेगा तो 7 रुपए के हिसाब से मजदूरी कितनी बनेगी? 35। मजदूरी में कितना इंक्रीज हो गया? 5 का। तो 5 का इंक्रीज हुआ 30 पे, तो 100 पे कितना? 5 का 5 5 16 से 2/3%। मजदूरी में 16 से 2/3% इंक्रीज हो गया। क्या किसी भाई को दिक्कत है? जल्दी से बताइए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। आंसर इस तरीके से सेम आ रहा है लेकिन तरीका गलत है। तरीके में गलती क्या है ध्यान से समझिए। पीछे भी एक सवाल आया, जैसे मान लीजिए मैंने सवाल दिया आपको, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। कि एक आदमी है वो अपनी इनकम का, बड़े ध्यान से सुनना, वो अपनी इनकम का, उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है, इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा भी 15% बढ़ जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों तो बताओ उसकी सेविंग में क्या चेंज होगा? बढ़ेगी घटेगी क्या होगा? कितना परसेंटेज चेंज होगा? तो अगर आप इसी तरह से काम करेंगे तो आप ये करेंगे इनकम 15% बढ़ेगी तो 15% का 3 बटे 20, यानी इनकम 20 थी तो 3 बटे कितनी हो गई? 23। और खर्चा भी 15% बढ़ गया तो 15% यानी 20 से कितना हो गया? 23। तो भैया 20 ही कमा रहे थे, 20 खर्च कर रहे थे तो बचत 0 थी। अब 23 कमाया 23 खर्च किया तो बचत 0 हो गई। ऐसा तो निकाल नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों मेन चीज पता क्या है? मेन चीज है ये इनिशियल रेशियो मेंटेन करना। आपको याद होगा ये सवाल जब कराया था तो उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी अपनी इनकम का 20% खर्च करता है। तो 20% की फ्रैक्शन आप लेते हैं 5 कहते हैं 100 रुपए कमा रहा है तो 20 खर्च कर रहा है ना, 80% था कि 80% खर्च कर रहा है। तो 80% यानी 80 का खर्चा कर रहा है तो बचत कर रहा है 20 की। हाँ जी। यानी रेशियो जरूरी था। अगर आप इस रेशियो को बोलेंगे तो नहीं होगा। आप 15% इसका निकाले 15% इसका निकाले तो आपका आंसर सही आएगा। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो उसने बेसिक आइडेंटिटी दी ना उसको इग्नोर मत कर देना सवाल में, उसको रखना जरूरी है। जैसे सवाल की अगर बात करें तो सवाल की बेसिक आइडेंटिटी क्या थी कि भाई 60 घंटे हर वीक काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है 60 घंटे काम कर रहा है और 24 रुपए की मजदूरी आ रही है पूरे सप्ताह की। तो यहां से अगर आप काटोगे तो आप देखोगे 60 गुना 40, 60 गुना 40 24 रुपए। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 60 गुना 40 क्या है? 2400। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को यहाँ पे? तो हमें ये देखना होगा कि ये रेशियो मेंटेन करना होता है 20 30 60 20 40, तब जाके सारी कहानी सेट होती है। एम मतलब कोई भी चीज। एक और एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूं आपको। देखिए मेरे सवाल में क्या करने का है? कहता है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। कहता है हर महीने इतना पैसा बचाता है ताकि जोड़ जोड़ के एक साल में कार खरीद ले। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए उस कार को 9 ही महीने में खरीदे। ध्यान देना भाई।
मेरे सवाल में कह रहा है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक साल में काट ले, यानी उसका टारगेट है कि 12 महीने में वो काट ले। तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचाता है। लेट्स से ₹1 पर मंथ बचा रहा है, ₹1 पर मंथ बचा रहा है, तो 12 महीने में वो कार खरीद लेगा, यानी कार की कीमत होगी 12। अब कहता है उसका टारगेट बदल गया और वो उसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है। मेरे दोस्त कार कितने महीने में खरीदना चाहता है? 9 महीने। तो नेचुरल है, अब उसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है तो अब उसे अपनी सेविंग बढ़ानी होगी। तो लेट्स से उसकी सेविंग होगी ₹20। अब मान लेते हैं ₹20 हर महीने बचा होगा, तो ज्यादा बचाएगा तभी तो 9 महीने में कार खरीदेगा। तो अब इसकी कमाई होगी 9 रेशियो लेंगे 3 × 12 3 × 9, यहाँ से A/B का रेशियो लेंगे मेरे बच्चे, तो 3 नहीं आ जाएगा, B बटे आ गया 4 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब A की बचत पहले 3 थी, तो अब मतलब उसकी जो आदमी है उसकी बचत पहले 3 थी, तो बचत कितनी हो गई 4। यानी पहले अगर हर महीने वो ₹3 बचाता था तो अब हर महीने उसे 4 बचाने, देखो 4 बचाएगा तभी तो 36 रुपए की कार आएगी, और या 3 बचाएगा तभी तो 12 36 की कार आएगी। अरे हां ना, तो क्या उसकी बचत में कितनी वृद्धि? पहले उसकी बचत थी 3, अब बचत हो गई 4, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 1, तो 1 की वृद्धि 3 पे तो 100 कितना, तो मेरे ख्याल तो 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी इनकम, 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी इनकम। अरे हां ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी टैकल करें कि सर हमें कोई कार है और वो कार हमें पहले 12 महीने में खरीदनी थी, अब वही कार हम 9 महीने में खरीदेंगे। कार वही है, तो हम एक ऐसी कीमत मान लेते हैं कार की जो 12 से भी भाग 9 से, 12 कैलकुलेट मान लेते हैं कार की कीमत 36 रुपए, तो यानी 12 महीने में 36 जोड़ने हर महीने 3 जोड़ेगा, और 9 महीने में 36 जोड़ने हर महीने 4 जोड़ेगा, तो पहले हर महीने की बचत 3 थी, अब 4 होगी, कितनी बढ़ेगी बचत? 1 बढ़े 3 पे तो 100 गया, आंसर होगा 33 1/3%। क्लियर है आपकी बात? मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क इन फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 15%। 50%। देखिए एक चीज को समझते जाइए, जिस शब्द में दिक्कत हो उसको नोट करके उसको पेन चला दीजिए, बार-बार इसे स्क्रॉल करते रहिए, बार-बार पढ़ते रहिए। कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क इन फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़े। बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क? तो काम समय पर खत्म हो जाए इसके लिए कितने प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, कितने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी? बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम? कह रहा काम को प्रीवियस टाइम में ही खत्म करना है, पहली चीज। काम की मात्रा 50% बढ़ रही है, मतलब पहले 100 काम करना होता था फैक्ट्री में, तो 150 काम करना होगा, उतने ही दिनों में काम खत्म करना, दिनों की संख्या नहीं बदलनी, तो उस काम को करवाएं कैसे? नए आदमी लगाने होंगे। तो कह रहा है यही पूछा कि नए आदमी जो लगाने की बात हो रही है तो उसमें कितने आदमी नए लगाने होंगे? मेन चीज कह रहा है कि नए मजदूर की एफिशिएंसी कार्यक्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। देखिए मेरे दोस्त बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सीखने की भी होती हैं और खुद से करने की भी होती हैं, ये सवाल खुद से सीखने का बहुत ज्यादा होगा। मैं जिस भी तरीके से सवाल को करूंगा आपको कोशिश एक ही करनी है कि अपने तरीके से सवाल को डालना। जैसे हम पहली लाइन करते हैं, पहली लाइन में उसने कहा कि नए वाले मजदूर की कार्यक्षमता पुराने वाले से 25% ज्यादा है, तो ये न्यू है ये ओल्ड है, और 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, यानी पुराने वाले की 4 यूनिट है एफिशिएंसी, तो नए वाले की 1 ज्यादा मतलब कितनी होगी? 5। मेरे बच्चे इस बात का मतलब यहाँ से ये बना कि नया मजदूर अगर एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा है, 5 कुर्सियां बना रहा है, तो पुराने वाला मजदूर एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, यानी पुराना एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता था, तो मेरे नया मजदूर एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, तो मेरे दोस्तों हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर, हम आदमियों की कुछ संख्या मान लेते हैं। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप x आदमी माने, 100 आदमी माने, 200 माने, 2 माने, 5 माने, कितने। तो आप कहेंगे सर ये चेक करने के लिए देखो लास्ट में चाहिए क्या, तो लास्ट में पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी कंपैरिजन की x मानने की जरूरत नहीं है, तो अपनी तरफ से आदमी की जो मर्जी संख्या मान लो, मैं मान लेता हूं 100 आदमी, हमने मान लिया कि 100 आदमी हमारे पास पुराने वाले हैं, 100 आदमी को काम पे लगाया, और मेरे दोस्तों एक पुराने वाला आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 4 कुर्सियां। एक पुराना जो आदमी एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, भाई काम तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने कुर्सियां रखी है काम, तो अगर पुराने वाला आदमी एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है तो 100 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 कुर्सियां बनाने का। तो मेरे बच्चे रोज ये 100 आदमी काम पे आते, 4 कुर्सी के साथ 4 कुर्सी बनाते और अपने घर चले जाते, रोज का यही काम। अब क्या हुआ एक दिन, कहता है कि ऑर्डर बढ़ा आ गया, समझो 50% वर्कलोड बढ़ गया, 50% वर्कलोड बढ़ गया, तो भैया 400 का 50% कितना? 200, यानी अब 200 काम एक्स्ट्रा करना होगा, 200 कुर्सियां और बनवानी होंगी। ये तय है कि पुराने वाले जो आदमी है वो तो डेली अभी 400 कुर्सियां बनाएंगे, जबकि हमें बनानी 50% ज्यादा, मतलब 600 कुर्सियां बनानी है, तो थोड़ा सा हल्के से सोचोगे तो पता चलेगा कि भाई अब हमें 600 कुर्सियां बनानी, पुराने वाले तो 400 ही कुर्सियां बना पाएंगे, तो कितनी कुर्सियां और एक्स्ट्रा चाहिए बनाने के लिए? 200। यानी मैं ये कह सकता हूं सर 200 कुर्सियां हमें एक्स्ट्रा बनानी होंगी डेली। सर क्या वही आदमी बनाएंगे? क्योंकि आदमी हिम्मत 400 बनाने के लिए 200 कुर्सियां और बनवानी होंगी, तो 200 कुर्सियां किससे बनवानी होंगी? सर नए आदमी से। तो भैया नए आदमी से बनवानी 200 कुर्सियां, ये बताओ कि जो नए आदमी है वो एक नया आदमी जो है वो एक दिन में कितनी कुर्सियां बना लेता है? 5। तो अगर 5 कुर्सियां एक दिन में बना लेता है तो 200 कुर्सियां बनाने में कितना लगेगा? 40। मतलब कितना लगेगा? 40 माफ करिए, मतलब 5 कुर्सी बनाने में एक आदमी लगता है तो 200 कुर्सी बनाने में कितना लगेगा? 40 आदमी। मतलब अगर पहले से 100 आदमी आपके पास है तो आपको 40 आदमी काम पे और रखने होंगे सर, तो आपका काम आज खत्म हो जाएगा, 200 फालतू काम मतलब 600 काम आज हो जाएगा। तो क्या कितने आदमी ज्यादा रखने होंगे? तो भाई 40 आदमी रखने होंगे, पुराने कितने थे? 100, तो क्या कितना परसेंट? 100 पे कोई परसेंटेज आती है, 40% आदमी आज हमें काम पे बढ़ाने होंगे, तो हमारा काम समय पे खत्म हो जाएगा। क्या समझ पाए? अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझे तो एक बार लैंग्वेज पढ़िए। तो मेरे कहते हैं एक देखिए एक मोटी बात समझो यार, जब तक आप अलग-अलग डाटा नहीं मानोगे बात नहीं बनेगी। मेरा बताया हुआ आंकड़ा का प्रयोग मत करिए। आप अपनी तरफ से जो दिल कर रहा है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मान लीजिए। आप 2 एम्प्लॉय मानिए, 3 मानिए, 1 मानिए, 50 मानिए, जो मर्जी मानिए, कुछ तो मानिए। मान लेते हैं शुरुआत में कितने आदमी माने? 1 आदमी मान लेते हैं, 1 आदमी निकालिए। तो वो तो 4 कुर्सियां बनाएगा, 4 चेयर बनाएगा, तो पूरे दिन में काम हो गया 4 चेयर का। लेकिन रोज ही 1 आदमी आता 4 कुर्सियां बनाता और चला जाता। आज 50% काम बढ़ गया, 2 कुर्सियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। अब इस आदमी की तो कहता होगा 4 ही कुर्सी बनानी थी, 2 कुर्सियां किससे बनवानी? नए आदमी से। और नया आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 5 कुर्सियां। तो 5 कुर्सी बनाने के लिए 1 आदमी चाहिए, तो 2 कुर्सी बनाने के लिए कितना आदमी चाहिए? भाग देंगे तो 0.4, यानी 0.4 आदमी और चाहिए इस काम को, बड़े काम को पूरा करने में। तो 0.4 आदमी चाहिए, पुराने कितने? 1, तो 100 पे कितना? तो निकालोगे आंसर आएगा 40%। आप कुछ भी मानिए, जैसे मर्जी मानिए, 10 मानिए, 20 मानिए, 30 मानिए, जो मर्जी करिए, आपका आंसर एक से सेम आएगा, कोई अलग बात नहीं। देखिए मेरे दोस्त सवाल में क्या है, इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में सीट है। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने प्रत्येक डब्बे में सीट है। मतलब ये हुआ कि भैया अगर नंबर ऑफ वैगन, वैगन माने जानते हो डब्बे, अगर डब्बों की संख्या जितनी है उतनी ही कह रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन, तो हर डब्बे में सीटों की संख्या भी सेम होगी। कहानी का मतलब ये है, मतलब हर डब्बे में सीटों की संख्या भी उतनी होगी जितने डब्बे। अगर मान लो 50 डब्बे हैं तो इसका मतलब हर डब्बे में सीटें भी 50 होंगी। अगर मान लो 100 डब्बे हैं तो इसका मतलब हर डब्बे में सीटें भी 100 होंगी, यानी जितने डब्बे होंगे उतनी ही सीटें होंगी। ऐसा सवाल कह रहा है। अब अगली लाइन में कह रहा है क्या कि एक डब्बे में 25 आदमी बैठे हैं जो उसकी क्षमता का 1/3/7% है। सबसे पहले 1/3/7% की फ्रैक्शन बताओ सर, वो हो जाएगी कितनी? 5/7। कहता है किसी डब्बे में जितने आदमी आते हैं उसकी एफिशिएंसी का 5/7 एफिशिएंसी पर आदमी बैठे हैं। मतलब मेरे दोस्तों अगर डब्बे में कुल सीटें, डब्बे में कुल सीट 7 यूनिट है, अगर डब्बे में कुल सीट 7 यूनिट है तो आदमी जो बैठे हैं 5 सीटों पर 5 यूनिट का। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए बेटा, अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल बार-बार पढ़िए। कहता है एक डब्बे में 25 आदमी हैं जो उसकी क्षमता के इतने परसेंट के बराबर है। इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पैसेंजर्स, कहता है डब्बे में 25 आदमी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इज फिल्ड विद दिस परसेंट ऑफ इट्स कैपेसिटी, वो इसकी क्षमता का 3/7% है घेरे में। 3/7% की फ्रैक्शन 5/7, मतलब अगर उस डब्बे की कैपेसिटी 7 है तो उसमें 5 यूनिट के लोग बैठे हैं। मतलब डब्बे में अगर 7 यूनिट सीटें हैं तो आदमी बैठे 5 यूनिट पे, जबकि आदमी 5 यूनिट पे नहीं है, 25 आदमी है। तो मेरे बच्चे 5 यूनिट 25 आदमी, तो 1 यूनिट 25/5 यानी 5 आदमी। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 5 आदमी, मतलब 5 यूनिट 25 आदमी को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट 5 आदमी को तो 7 यूनिट किससे करेगा? 3500। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हर डब्बे में 35 सीटें, हर डब्बे में नंबर ऑफ सीट्स कितनी? मेरे बच्चे 35। तभी तो उसने कहा कि भाई डब्बे में जितनी भी सीटें हैं उसका 3/7% जो मेरे बच्चे वैल्यू है वो बेसिकली 25 के बराबर है। अब हमें यहां से बस एक छोटी बात समझनी थी कि भाई हर डब्बे में नंबर ऑफ सीट्स है 35, और अगर हर डब्बे में 35 सीटें हैं तो डब्बों की संख्या भी 35 ही होगी। ऐसा सवाल है बात, ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन फुल ट्रेन, कि भाई पूरी ट्रेन में सीटें कितनी हैं?
तो आप हो गए 35 तो सीट है और 35 सीट डब्बे, तो भाई एक डब्बे में 35 सीट, 35 डब्बों की कितनी होगी, 25 और 3 1225 सीट, यानी पूरी ट्रेन में 1225 सीट है, मतलब पूरी ट्रेन में 1225 आदमी बैठ सकते हैं। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में आपसे ये पूछा भैया क्या, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स की संख्या निकाल के बताइए जो ट्रेन में अकोमोडेट हो जाए। यदि मान लिया गया है कि 20% सीट हमेशा खाली रहती है, यदि यदि 20% स्थान हमेशा ही रिक्त रहता है तो अधिकतम यात्रियों की संख्या क्या करें, तो अधिकतम यात्रियों की संख्या यदि 20% सीट हमेशा खाली रहती है तो मैक्सिमम कितने पैसेंजर इसमें ट्रैवल करते हैं बताना। तो भैया 20% हमेशा ही खाली रहते हैं, तो दोस्तों एक बात बताओ 1225 सीट है, 20% सीट 20% की फ्रैक्शन 5 में से एक सीट हमेशा खाली रहेगी, तो फिर भरेगी कितनी केवल 4/5, तो इसका मतलब केवल इतने ही आदमी इसके अंदर सफर करेंगे क्योंकि आपने कंडीशन लगाई कि 20% हमेशा खाली रहेंगे। सोल्व कर देखो 5 5 5 5 10 5 20 5 25 4 4 20 4 16 और 2 18 4 9 इसका मतलब 980 पैसेंजर ट्रेन में मैक्सिमम ट्रैवल करेंगे। वैसे 1225 ट्रैवल कर सकते हैं, उसने कहा कि 20% हमेशा खाली रहेंगे, इसका 980 ही आदमी ट्रैवल कर पाएंगे। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन, दैट इज 980। देखो भाई सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, मैं एक बार समझाऊंगा उसके बाद आप समझो सवाल को। देखिए अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल है, जितनी बार पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। कह रहा है मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट, कहता है एक आदमी 20 लाइनें हर 10 मिनट में लिख सकता है, बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन, परंतु हर लाइन में 8% जितनी जगह खाली होता है। पहले कॉन्सेप्ट बताओ क्या, मुझे एक बात बताना मेरे दोस्त, राम जो है भाई, राम जो है 300 रुपए में तो आम लेके आया, 700 रुपए के केले लेके आया, आम के लिए और सेब भी ले लेते हैं भैया, और भैया 200 रुपए की सेब लेके आया। राम 300 रुपए के आम खरीदा, 700 के केले और 200 की सेब। अब उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट लेके आम को बेच दिया, 10% प्रॉफिट केले को बेच दिया और 10% प्रॉफिट लेके सेब को बेच दिया। तो मुझे सिर्फ आप ये बताइए मेरे दोस्तों कि राम को पूरी ट्रांजेक्शन पे कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ, राम को मेरे कुल मिला के प्रॉफिट कितना होता है, 300 पे 10% कितना प्रॉफिट हुआ 30, 700 पे 10% 70 का प्रॉफिट यहाँ मान लिया और 200 पे 10% 20 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट होगा 30 और 70 20 120, तो कुल लाभ जो है वो 120 रुपए का, कुल लाभ टोटल प्रॉफिट जो है वो 120 रुपए का। और अगर मैं आपसे प्रॉफिट परसेंट बताऊं तो आप कहेंगे सर देखो टोटल कॉस्ट ले लो कि भाई पैसा कितना लगा, तो 300 700 1000 और 200 1200, तो भैया 1200 रुपए पैसा लगा, हाँ जी 1200 रुपए इन्वेस्ट किया है और उसको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई 120 का, 120 का हुआ प्रॉफिट, तो कितना प्रतिशत लाभ कमाया कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10%। बहुत सारे बावले जो 30% आंसर दे रहे थे वो इस बात को समझेंगे और आगे ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पेरेंट जो हर चीज पे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल भी रेट ऑफ प्रॉफिट सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा क्या 5 लाइन है, एक लाइन ये है या एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये, और अगर इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, अगर इस पेज में मेरे बच्चों में 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इसमें भी 2% और भैया इसमें भी 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, तो ये तो पांचों पेजों पे कुल मिला के कितने परसेंट जगह खाली छोड़ दूंगा, पांचों पेजों पे कुल मिला के कितने परसेंट जगह खाली छोड़ दूंगा मेरे भाई, आप आंसर होना चाहिए सर पांचों पे भी आप 2% जगह खाली छोड़, यानी जो रिएक्शन आप हर डाटा के साथ करेंगे अगर वो रिएक्शन सेम है तो ओवरऑल रिएक्शन भी सेम ही होगा। हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए 5 पेज है, अगर हर पेज में आप 2% काम करेंगे तो ओवरऑल भी आपका 2% काम होगा। अगर आप 5 तरीके के या 2 तरीके के फल बेचने चलेगा और एक पे x% का प्रॉफिट है, दूसरे पे भी x% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल भी आपको x% का प्रॉफिट होगा। ये कहानी तब तक चलेगी जब तक रिएक्शन हर एक में सेम होगा तो ओवरऑल में भी सेम होगा। अब मेरे बच्चों सवाल पे वापस आते हैं, तो उसने कहा कि एक आदमी है हर 10 मिनट के अंदर 20 लाइन लिख देता है लेकिन वो 8% जगह खाली छोड़ता है। तो मेरे दोस्तों कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और अगर 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो 100 में से 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो काम कितनी जगह पे कर रहा होगा, 92% जगह पे। तो देसी भाषा में मतलब ये हुआ कि भाई 20 लाइनों का, भाई ध्यान से सुनना, 20 लाइनों का 92% काम करने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि एक आदमी 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट में लेता है, 10 मिनट टाइप करता है 10 मिनट लेता है और हर पेज पे 8% जगह खाली छोड़ देता है, तो हर पेज पे 92% काम कर रहा होगा। कटिंग चलाओगे तो मेरे बच्चों को पता चलेगा कि 2 लाइन का 92% काम पर मिनट ये लोग कर रहे हैं, पर मिनट ये लोग कर रहे हैं। पहले इतनी बात समझो आराम से 30 सेकंड ब्रेक लेके फिर आगे बताता हूं क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज से पार नहीं पाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, कोचिंग का मतलब होता है कि आपको एक्चुअल चीज दिखाना और एक्चुअल चीज दिखाना लैंग्वेज। आइए बात अगली लाइन में बबुआ क्या कहता है, अगली लाइन में कह रहा है हाउ मच टाइम ही विल टाइप, कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस, कहता है 23 पेज टाइप करने हैं, हर पेज के अंदर 40 लाइनें हैं और हर लाइन में पहले से कहता है ही लीव्स 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर, इसको जोश से बोलो। देखिए 40 पंक्तियों वाले 23 पेज हमें लिखने हैं तो कितना समय लगेगा, यानी अब वो पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। जब देखिए जिन बच्चों का बेसिक कमजोर उनके तरीके से सिखाना लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाए, मेन वर्ड पे एम्फसाइज किया जाए। तो अब वो क्या कह रहा है भैया, अब वो ये कह रहा है भैया 40 लाइनों वाले 23 पेज पे काम करना है, 40 लाइनों वाले 23 पेज लिखने, ठीक है इतना काम करना है, लेकिन कह रहा है अब वो पहले का 25% अतिरिक्त जगह खाली छोड़ेगा, कह रहा है जितनी जगह पहले खाली छोड़ रहा था उससे अब 25% अतिरिक्त जगह खाली छोड़ेगा। तो मेरे दोस्तों अगर एक लाइन में कोई भी लाइन में 100% होगी बिल्कुल, तो इस लाइन में पहले कितनी जगह खाली छोड़ रहा था 8%, मतलब अगर एक लाइन में 100 शब्द लिखने की जगह 8 शब्द की जगह खाली छोड़ रहा था। अब क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि पहले का जितनी जगह खाली वो पहले छोड़ता था उसका 25% अधिक जगह खाली छोड़ेगा, तो पहले कितनी छोड़ रहा था 8, अब 8 का 25% 2 अधिक जगह खाली छोड़ेगा, पहले 8 जगह खाली छोड़ रहा था तो 8 में 2 जोड़ोगे मतलब अब हर लाइन में 10 जगह खाली छोड़ेगा, यानी 100 काम करने की जगह तो 90 की जगह 10 खाली छोड़ेगा। ये बात समझेंगे, इसका मतलब मेरे भाई अब वो 40 लाइनों के 23 पेज लिखेगा लेकिन हर लाइन पे 90% काम करेगा, पहले हर लाइन पे 92% काम कर रहा था अब 90 करेगा। बहुत सारे वाले क्या करेंगे 25 और 38 कर देंगे, उसका पहले का मतलब पहले वाले से गुणा करो 25% अतिरिक्त अधिक जगह खाली छोड़ रहा है। तो इतना काम करना है मेरे दोस्तों, एक मिनट में कितना काम कर लेता है 2 लाइनों का 92%, तो भैया 2 लाइनों का 92% काम 1 मिनट में कर देता है, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, नहीं पता भैया 23 चौक 92 4 दूनी 8 8 40 5 45 450 मिनट, कैलकुलेशन भूल चूक माफ आंसर आ जाएगा 450 मिनट, यानी 450 मिनट में इस काम को खत्म कर देगा। अब आराम से कैलकुलेशन समझ में क्या कह रहा हूं, इन सारी बातों को समझिए, कॉन्सेप्ट यही। आइए मेरे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से समझने का है क्योंकि जबरदस्त बिंदु है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आप समझेंगे। मेरे दोस्तों एक बात बताना, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेकर समझाता हूं। आपकी जेब में 20 रुपए, आपकी जेब में 20 रुपए, ठीक है, आप इस 20 रुपए को 2 जगह खर्च करते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, आपकी जेब में 20 रुपए है और आप इस 20 रुपए को 2 जगह खर्च करते हैं। एक जगह मेरे प्यारे बच्चों आप चॉकलेट खरीदते हैं और एक जगह आप चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, 2 चीजों पे खर्च करते हैं। मान लीजिए 20 रुपए में से 15 रुपए आप चॉकलेट पे खर्च कर रहे हैं और 5 रुपए आप चाय पे खर्च कर रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आपके पास ये 20 है फिक्स है, आपको रोज 20 ही मिलेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको बदल नहीं सकते, कांस्टेंट वैल्यू से बदला नहीं जा सकता दोस्त, यानी जितने आपको रोज मिलते हैं उतने याद मिलेंगे बदलेंगे। एक दिन क्या हुआ और आपके लिए ये भी फिक्स है आप चॉकलेट और चाय पी करोगे। एक दिन क्या हुआ मेरे भाई, चाय पर कोई दोस्त मिल जाता है, उसने कहा अबे दोस्त हमें भी चाय पिला दे, तो भैया उसकी चाय तुम्हें पिलानी पड़ी और मान लो उसकी चाय के चक्कर में तुमने 2 रुपए फालतू खर्च कर दिए, 5 रुपए चाय पे होते 7 रुपए खर्च हो गए, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त ये बताओ कि चॉकलेट पे कितना करोगे, आपको सामने कहा ये तो फिक्स है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। अगर सर 20 रुपया फिक्स है और 2 रुपए हमने यहाँ फालतू खर्च कर दिया है, 7 रुपए खर्च हो गया, 20 में से 7 यहाँ खर्च हो गया, कितना होगा, बाकी 13 रुपए खर्च होगा। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ 2 रुपए फालतू खर्च कर रहे हो, यहाँ 2 रुपए कम खर्च करना पड़ेगा, यहाँ 2 रुपए कम खर्च करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या मेरी बात समझे, बहुत बढ़िया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अमाउंट फिक्स है, अमाउंट या कोई चीज फिक्स है और उसी में 2 चीजें बढ़ रही हैं, 2 चीजें बढ़ रही हैं, तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूँ जितना परिवर्तन यहाँ होगा ना, अमाउंट ऑफ चेंज
इज बेसिकली सेम एज अमाउंट ऑफ टी। यानी चाय के खर्चे में जितना परिवर्तन होगा ना उतना ही परिवर्तन चॉकलेट में होगा, क्योंकि फाइनल खर्चा तो आपके पास 20 है, तो अगर आप यहाँ 2 कम खर्च कर रहे हैं तो 2 फालतू खर्च चलेंगे। अब इसी बात को मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास एक फिक्स खर्चा है, मुझे पता क्या है, और आपसे 2 चीजें खर्च करते हैं ए और बी में, लेकिन अगर मेरे दोस्त आज आपने ए पे 3 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए तो बताओ बी में क्या परिवर्तन आएगा? तो आप कहेंगे मेरे पास पैसा फिक्स है और मुझे 2 में खर्च करना है, यहाँ 3 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे दोस्त मुझे 3 कम खर्च करने पड़ेंगे। ये मैं एक्चुअली समझना चाहता हूँ। अब अपने सवाल आता है, कहता है ए और बी दो फिक्स पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट दैट आर 5 सेंटीमीटर हाइट। ए और बी दो फिक्स बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी फिक्स हो गया, ए बी जो है मेरे दोस्त फिक्स हो गया, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये वैल्यू फिक्स है। आराम से समझो, 1 महीना 2 महीना 3 समझो, ये वैल्यू फिक्स है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया सी एक पॉइंट है ए बी पर इस तरीके से कि ए सी की लेंथ 3 है, कह रहा सी एक बिंदु है यहाँ, लेट्स से यहाँ सी एक पॉइंट है यहाँ, और इस तरीके से है कि ए सी की जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर। मेरे पेपर तो सी एक ऐसा पॉइंट है कि भैया ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अगर मेरे भाई ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ये बताओ सी बी की लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए सी और सी बी मिला के तो 5 है कि भाई 5 रुपए हमारे पास है, कुछ खर्चा मैं यहाँ करूँगा, कुछ यहाँ करूँगा, लेकिन 5 फिक्स और इन दोनों में खर्चा होगा, ठीक। अब सवाल में कह रहा है अगर ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दें, अगर इसको 6% बढ़ा दें, अगर मेरे दोस्त आके इसे 6% बढ़ा देंगे तो कहता है सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? इसकी लंबाई कितने परसेंट घट जाएगी? लेट्स से x% घट जाएगी, इसकी लंबाई कितनी घट जाएगी? x%। अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे मेरे दोस्त कि जितना आप एसी में इंक्रीज करोगे, लेट्स से अगर मान लो ये पॉइंट आपने यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते आगे ले आए, यहाँ ले आए, तो होगा क्या? अगर थोड़ा सा दिमाग बढ़ाओगे तो मेरे बच्चे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो बिंदु है, ये घटता घटता और छोटा हो जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी जितना एसी बढ़ाओगे उतना बीसी घटता रहेगा। इसमें नहीं चीज थोड़ी है, बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरे दोस्त मैं यही कह रहा हूँ कि जितना परिवर्तन आप एसी में करेंगे ना उतना ही परिवर्तन आप बीसी में। एसी को अगर आपने 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो बीसी भी 1 सेंटीमीटर घटेगा, तो बेसिकली करो क्या, एसी की लेंथ 3 सेंटीमीटर और बीसी की लेंथ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों में 5 है, तो 3 में 6% की कमी करोगे और या 2 में 3 में 6% इंक्रीज करोगे और 2 में x% का डिक्रीज करोगे, तो जितनी चेंज यहाँ होगी, जितनी कमी आप यहाँ करोगे, जितनी वृद्धि आप यहाँ करोगे, दोनों ही बराबर होंगी। सो से हो जाएगा 2 की अच्छा है, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आएगी 9%। इसका मतलब अगर आप एसी में 6% इंक्रीज करोगे तो बीसी में आपको 9% की कमी करनी होगी, बीसी में आपको 9% की कमी करनी होगी, ठीक है। समझाता हूँ एक और एग्जांपल इसी बात को। मान लो मेरे भाई ये कोई लाइन है एसी और मान लीजिए इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर, ए बी, इसको समझ नहीं आया, यहाँ पे बिंदु सी, एसी की लेंथ 30 सेंटीमीटर और बीसी की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये कह रहा हूँ कि भाई अगर एसी में मैं 6% का इंक्रीज कर दूं, 6% का इंक्रीज कर दूं, तो बताओ बीसी में कितनी कमी होगी? तो बेटा एक बात बताओ, एसी में 6% बढ़ाओगे तो 30 है, 30 में 6% बढ़ाओगे तो 30 का 6% कितना होगा? भाई 30 का 6% कितना होगा? तो आपको 1.8, तो 1.8 बढ़ जाएगा, 1.8 बढ़ जाएगा मेरे, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 31.8, 31.8। और मेरे दोस्तों पूरी लेंथ कितनी है? 50। अगर ये लेंथ 50 और 80 यहाँ से हट के यहाँ आ गया है तो बीसी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 50 में से 31.5 घटाएंगे मेरे बच्चे तो 18.5। तो ध्यान से देखोगे तो बीसी में कमी कितनी की होगी? बीसी पहले 20 था, अब 18.5 आ गया मेरे दोस्त, बीसी में कितनी कमी होगी? 1.5 की। और ये तो मैं बता रहा हूं 31.8 हो गया, सॉरी 31.8, तो ये हो गया 18.2 या 31.8, तब सी अगर यहाँ आ गया तो ये वाली लेंथ जो है अभी घटी होगी 18.2। तो 1.8 की बढ़ा है, 1.8 घटा भी तो है, तो 1.8 घटा दो 20 पे तो कितना? मैं इसी चीज को सिंपल समझा रहा हूं, जितना परसेंट आप यहाँ इंक्रीज करेंगे वो इक्वल होगा यहाँ पे जो डिक्रीज होगा उस अमाउंट के, जितना अमाउंट इंक्रीज करोगे उतना ही अमाउंट डिक्रीज करना होगा, ये बात समझा। अब आते हैं आगे कहते हैं आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। देखो यार एक चीज होती है इनकम, बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है। एक होता है इनकम टैक्स, कहानी क्या रहती है कि इनकम में से टैक्स हटा के नेट इनकम आती है, नेट इनकम आती है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं भाई कि मान लीजिए इनकम 100 है, टैक्स 20 रुपए लग रहा है, तो नेट इनकम कितनी आ गई? 80। अब इनकम आपकी फिक्स है 100, लेकिन टैक्स आपका 20 की 25 करने लगेगा, तो नेट इनकम कितनी आएगी? 75। तो ध्यान से देखो सेम कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा क्या कि भैया इनकम अगर फिक्स है तो टैक्स में 5 की बढ़ोतरी कर दी ना तो नेट इनकम में ऑटोमेटिकली 5 की कमी हो जाएगी। अगर टैक्स में आप 1 रुपए घटाएंगे तो नेट इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स में 1 रुपए घटाएंगे तो नेट इनकम बढ़ेगी, टैक्स में 1 रुपए बढ़ाएंगे तो नेट इनकम बढ़ेगी, यानी जितना चेंज आप टैक्स में करेंगे उतना ही चेंज आपका नेट इनकम आएगा। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया टैक्स में 19% का इंक्रीज होगा, तो टैक्स का जो 19% है इतना इंक्रीज होगा और क्या नेट इनकम में 6% की कमी होगी, तो नेट इनकम का 6% है, तो जो वैल्यू यहाँ की और जो वैल्यू यहाँ की दोनों सेम होगी। अगर यहाँ 5 आ रहा है यहाँ पे मेरे भाई 5 ही होगा, सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 काटा भाई, टैक्स यहाँ किया नेट इनकम बटे में आइए, तो आप देखेंगे आएगा 6/19 और 6/19 का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि टैक्स अगर आपका 6 है तो नेट इनकम है 19, तो इनकम में से टैक्स घटा के नेट इनकम आया, तो भैया इनकम कितनी हुई? 19 और 6 25। अब अगर टैक्स रेट बताइए, टैक्स परसेंटेज, तो 6 का टैक्स लगा 25 पे तो 100 कितना 25 4 6 24%, तो मतलब मेरे टैक्स रेट जो है 24% है। इमरान आइए जी, आयकर में टैक्स में 17% इंक्रीज हो जाए और नेट इनकम में भैया 3% की कमी हो जाए, तो नेट इनकम का 3% टैक्स का 17% बराबर होगा, 2 0 से जो 2 0 काटा टैक्स अपॉन नेट इनकम या 3 बटे 17। यानी मेरे दोस्त टैक्स अगर आपका 3 है तो नेट इनकम है आपकी 17, तो भैया इनकम में से टैक्स हटाया होगा तभी तो 17 है, इनकम कितनी होगी 20, तो टैक्स परसेंटेज बताइए। तो भैया 3 का टैक्स है बाबू और है किस पे 20 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा 15%, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स 15%। हां जी करिए मेरे प्यारे, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको क्यों दिक्कत हो गई? बढ़ाना चाह रहे हैं, भागना चाह रहा है। आइए मेरे दोस्तों, कहते हैं फैमिली कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम मीट, एक परिवार के पास 25 किलोग्राम चावल 9 किलोग्राम गेहूं है पर मंथ और खर्चा रहता है 350 रुपए। तो पहली लाइन अंडरलाइन करते हैं भाई, ये जरूरी चीजें हैं और जरूरी चीजें ये हैं कि फैमिली कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम मीट पर मंथ, एक परिवार के पास 25 किलोग्राम चावल कंज्यूम करता है और 9 किलोग्राम गेहूं कंज्यूम करता है, ठीक है जी। आ जाओ बाबू, तो पहली लाइन में बोला कि भैया व्हीट है या राइस है? राइस है, राइस जो है 25 किलोग्राम यूज करता है, 25 किलोग्राम चावल यूज करता है और व्हीट 9 किलोग्राम यूज करता है, 9 किलोग्राम गेहूं यूज करता है, बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन का खर्चा होता है 350 रुपए का, खर्चा होता है 350 रुपए का, 350 रुपए का खर्चा होता है, बहुत ज्यादा। अब अगली लाइन को हाईलाइट करते हैं जो बहुत ही जरूरी है, वो ये द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, नहीं ये लाइन इससे पहले लाइन कहता है द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, कहता है चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, ना कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, कहता है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, भैया 20% की परसेंट 1/5 है, कहता है चावल की कीमत अगर 5 यूनिट पर किलोग्राम है तो गेहूं की ना, गेहूं की कीमत 5 यूनिट पर किलोग्राम है तो चावल की कीमत 1 यूनिट पर किलोग्राम। देखिए कंटेंट थोड़ा सा हैवी जरूर जा रहा होगा लेकिन ध्यान से समझो, बहुत जरूरी चीज है, आराम से समझो, प्यारी बात करें। कह रहा भैया चावल की कीमत 1 यूनिट पर किलोग्राम है तो गेहूं की 5, कहता है चावल की कीमत गेहूं का 20%, मैंने लिख दी बात समझ में। आगे लाइन पर से कहीं तक है, क्यों? क्योंकि सच है कि ये एक्चुअल नहीं है कीमत, ये तो रेशियो में है कीमत, ये तो रेशियो में है कीमत, एक्चुअल थोड़ी है, ये तो 5 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो भैया खर्चा बताओ महीने का क्या होगा? तो सर ये देखो 25 किलो चावल 1 यूनिट के भाव से कितने आएंगे? 25 यूनिट के, बिल्कुल। और भैया 9 किलो गेहूं 5 यूनिट के भाव से कितने पड़ेंगे? 45 यूनिट के, बिल्कुल। तो महीने का 45 25 70 यूनिट का खर्चा हो गया, जबकि एक्चुअल महीने का खर्चा रहेगा 350 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाग देंगे 5 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, इसका मतलब हर महीने का जो खर्चा है वो 350 रुपए का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, तो भाई गेहूं की कीमत 5 यूनिट की, तो 5 गुना 5 आएगा मेरे भाई 25 रुपए पर किलोग्राम। और चावल की कीमत की बात करें तो 5 के हिसाब से 1 यूनिट 5 है तो 5 रुपए पर किलोग्राम। ये था मेरे प्यारे जो एक्चुअल रेट ऑफ प्राइस
फॉरवर्ड राइट हैंड चावल की कीमत 5 है, गेहूं की कीमत 25 रुपए पर किलोग्राम। आराम से 20 सेकंड देखो। अब मेरे दोस्तों सवाल में कहानी आगे लेते हैं, मुख्य बातों पर जोर देते हुए आइए। अब कह रहा क्या भैया कि ये समझ में आ गया हमें कि भैया खर्चा 350, प्राइस क्या है वो समझ में आ गया। प्राइस है गेहूं की कीमत 25, चावल की कीमत 5 रुपए पर किलोग्राम। ये कुछ बातें हैं जो हमारे पकड़ में आई है कि भैया प्राइस जो है एक्चुअल में चावल की प्राइस कितना है और गेहूं का प्राइस कितना है। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि भाई चावल जो है 25 किलोग्राम कंज्यूम हो रहे थे अभी तक और गेहूं भाई 9 किलोग्राम कंज्यूम हो रहे थे और खर्चा बैठ रहा था हमारा 350। ठीक है, अब सवाल में एक बात बोली उसने और वो बात ये है कि भैया कुछ प्राइस में चेंज हुआ है, न्यू प्राइस लिस्ट आ गई। क्या प्राइस आया नई प्राइस लिस्ट ऐसे कह रहा है यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, कहता है गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, गेहूं की कीमत क्या है 25 रुपए पर किलोग्राम, 20% की फ्रैक्शन के 5 तो 25 का 5 कितना है 5, यानी 5 रुपए पर किलोग्राम रेट बढ़ा दिया तो नया रेट हो गया गेहूं का 30 रुपए पर किलोग्राम। गेहूं का रेट हो गया 30 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है भाई 25 का 20% यानी 5 रुपए 30 हो गया। तथा चावल का मूल्य स्थिर है और कहता है चावल की जो कीमत है फिक्स है, चावल की कीमत नहीं, चावल की कीमत जितनी उतनी तो चावल पहले भी 5 था अभी भी 5 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताओ फिर वो अपने चावल की खपत में किस चीज की खपत में पूछ रहा है, चावल की खपत में कितनी कमी करे, चावल की खपत में कितनी कमी करे, इसमें चावल की खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्चा ना बढ़े, खर्चा उतना ही रहेगा। तो मेरे भाई खर्चा आज भी 350 ही रखना है और कहता है गेहूं 9 किलो ही खरीदेगा 30 रुपए के भाव से, तो 30 रुपए के भाव से 9 किलो गेहूं कितने का आएगा 270। भाई खर्च करने के लिए 350 270 हो चुके हैं तो कितना बाकी 80 रुपए, तो 80 रुपए का खर्चा और करेंगे भाई बिल्कुल। अभी 80 रुपए किस पे खर्च होंगे चावल पे, चावल का रेट क्या है 5 रुपए, तो 5 रुपए के भाव से 80 रुपए कितने किलो चावल आएंगे 16 किलो चावल आएंगे। चावल पहले कितने आ रहे थे 25 किलो, अब चावल कितने आ रहे हैं 16 किलो, चावल में कितनी कमी आई होगी और यही तो पूछ रहा है चावल की खपत में कितनी कमी आई। तो मेरे भाई 9 किलो की कमी आई है 25 पे तो 100 कितना काटोगे 25 100 970 तो मेरे भाई 36% की खपत में कमी आ गई चावल की। ऑप्शन ए मेरे राइट आंसर है। ये तो है सवाल का डिटेल, आराम से पहले सवाल को समझो फिर इसके शॉर्टकट को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट इसलिए बनेगा क्योंकि उसमें पूछा कितने प्रतिशत की कमी है, जब भी परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए तो आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। देयर इज नो सच डाउट इन दैट क्वेश्चन। ठीक है पहले समझो आराम से। अब आते हैं मेरे बच्चे के शॉर्टकट पे। आइए सवाल अब ध्यान से समझिएगा भैया यहाँ राइस है यहाँ व्हीट है, जिस लाइन को मैं लाइन करूंगा उसी को देखेंगे सारे बच्चे। पहली लाइन साफ सुथरी लिखी हुई है चावल 25 किलो की खपत है जबकि गेहूं 9 किलो की खपत है। मेरे दोस्त एक बात बता, अब उसने लाइन लिखी है प्राइस ऑफ राइस 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीट कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि 20% है गेहूं की कीमत यानी 5 है तो ये कीमत 1 है, यानी मेरे चावल की कीमत 1 है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो न्यू प्राइस के ऊपर चर्चा हो रही है और कह रहा है गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो 5 का 20% 1 रुपए बढ़ के यानी 1 यूनिट पर किलोग्राम गेहूं की कीमत बढ़ गई तो क्या हो गया 6 यूनिट पर किलोग्राम। यानी मेरे जो गेहूं की जो कीमत है वो 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6 यूनिट पर किलोग्राम। और सबसे लास्ट लाइन में लिखा है एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट और चावल की कीमत अभी भी 1 यूनिट है पर किलोग्राम यानी कांस्टेंट है। क्या खर्चा आज भी उतना ही हो रहा है जितना पहले था। अब वही सेम कांसेप्ट थोड़ी पहले पीछे समझा रहा हूं। अगर खर्चा सेम हो चीजें फिक्स हो कांस्टेंट हो जैसे खर्चा 350 ही है तो मेरे दोस्त एक बात बताओ गेहूं की कीमत कितनी बढ़ गई 1 यूनिट पर किलोग्राम और कितना किलो गेहूं ले रहे थे 9 किलो तो अगर 1 किलो गेहूं पे 1 यूनिट एक्स्ट्रा खर्च करो तो 9 किलो गेहूं कितना यूनिट खर्च करोगे 9 यूनिट एक्स्ट्रा खर्च करोगे। और मेरे दोस्तों अगर खर्चा फिक्स है तो यहां अगर आप 9 यूनिट ज्यादा खर्च करने लगे गेहूं पे क्योंकि हर किलो पे 1 यूनिट बढ़ गया तो 9 किलो 9 यूनिट बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है कि चावल के खर्चे में अब आपको 9 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी क्योंकि खर्चा फिक्स है। अगर आप 9 यूनिट ज्यादा कर रहे हैं यहां पे 9 यूनिट की कमी यानी चावल में 9 यूनिट कम खर्चना होगा। 1 किलोग्राम कितने का है 1 यूनिट का तो 9 यूनिट से कितने किलोग्राम है 9 किलोग्राम। इसका मतलब आपको अपनी जो खपत है वो अब 9 किलोग्राम कम करनी होगी और वो किसकी भाई चावल की पहले खपत कितनी थी 25 किलोग्राम अब कितनी हो रही है 9 किलोग्राम कम तो कितनी कमी 9 की कमी 25 पे तो 100 पे कितनी दैट इज डायरेक्ट योर आंसर 36%। यानी उसे अपनी खपत में 36% की मेरे भाई कमी करनी है। मेरे बच्चों उसे अपनी खपत में 36% की कमी करनी है। देखिए भाई कह रहा है इनकम ऑफ मैन इज इंक्रीज बाय 6000 देन टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 15%। कह रहा है एक आदमी की जब इनकम 6000 पे बढ़ जाती है, इनकम 6000 पे बढ़ जाती है यानी पहले और अब, पहले मान लो उसकी इनकम x रुपए थी तो अब हो गई x + 6000 ऐसा मैंने सवाल किया। लेकिन कहता है टैक्स की जो रेट है वो 18% से 15% हो गया यानी पहले टैक्स 18% लगता था तो अब टैक्स लग रहा है 15%। पहले टैक्स रेट 18% थी तो मेरे बच्चों अब टैक्स रेट 15%। और सवाल में कह रहा है दोनों ही परिस्थितियों में जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है व्हाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% इनकम इज टैक्स फ्री। 25% इनकम टैक्स फ्री मतलब मेरे बच्चों इनकम थी x इसका 25% पे टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स कितने लगेगा 75% पे किस रेट से लगेगा 18% रेट से। यहां इनकम होगी x + 6000 कहानी यहां पे वही है कि 25% पे टैक्स नहीं लगेगा तो लगेगा कितने 75% पे और किस रेट से टैक्स लगेगा 15% रेट से। क्लियर है आपकी भाषा। अब आगे कह रहा है फाइंड हिज इनिशियल इनकम तो उसकी शुरुआती आय याद करिए इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेस अगर दोनों ही केसेस में वो इक्वल टैक्स पे कर रहा है अगर दोनों ही केसेस में इक्वल टैक्स पे कर रहा है मतलब मेरे बच्चों जितना टैक्स यहाँ देगा उतना ही टैक्स यहाँ देगा ऐसा मैंने सवाल करा। देखो भाई इस नागिन के तो यूज हुआ ही सवाल में क्योंकि 75% यहाँ है और 75% यहाँ है आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है तो इसका कोई सेंस नहीं है। अगर दोनों केसेस में सेम इनकम पे टैक्स लगना है तो वो उस परसेंटेज से रूल नहीं बाकी वो काटते हैं 2 0 2 0 3 5 15 3 6 18 ये 6x आया ये 5x आया ये 30,000 है। देखो यार मैं शॉर्टकट पेज में नहीं जा रहा हूं बहुत सीधा सीधा निकल के आ जा रहा है आंसर की x की वैल्यू 30,000 मतलब आपकी जो इनिशियल इनकम है वो 30,000 है पहले की जो इनकम है वो कितनी है 30,000 सीधी सीधी बात। आइए इस पे इस वाले पे सवाल पढ़ो मेरे भाई। पढ़ो पढ़ो देखिए मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है इनकम ऑफ मैन इज दिस नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज कर रहा है उसकी इनकम बढ़ गई और जो टैक्स की रेट है वो घट गई 12% से 10% हो गई। अगली लाइन में कह रहा है भैया 30% इनकम हमेशा टैक्स फ्री है तो बताओ उसकी जो इनकम है फाइंड द इंक्रीज इन इनिशियल इनकम के बेस इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है दोनों सिचुएशन में इक्वल टैक्स देता है तो 28,800 का हमने माना एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया दोनों ही सिचुएशन में 30% पे टैक्स नहीं है तो भैया 28,800 का 30% पे टैक्स नहीं लगेगा तो 70% लगेगा क्योंकि 30% टैक्स फ्री है और इस पे लगेगा 12% की रेट से। यहां मेरे बच्चे 28,800 हो गया प्लस x इस पे 30% पे टैक्स नहीं तो टैक्स कितने होगा 70% पे किस रेट से जी 10% की रेट से। आइए मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए इसका सवाल में कोई रोल नहीं होता इसका क्योंकि दोनों जगह सेम है क्योंकि दोनों ही जगह 70% से कट जाएगी बाकी को मेरे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे काट पीट के और टैक्स की वैल्यू निकाल देंगे वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सवाल में कह रहा है टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1500 ए और बी दोनों की कुल मिलाकर तनख्वाह 1500 है और कह रहा है ए जो है 90% ऑफ हिज इनकम स्पेंड करता है। मान लो मेरे भाई एक इनकम ए है और एक इनकम ए है मेरे बच्चों और वो अपनी तनख्वाह का 90% इनकम जो है खर्च कर देता है। बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर दे रहा है और उनकी बचत का अनुपात देता है 3:4। तो भैया अगर एक इनकम ए मान लो 90% खर्च कर रहा है तो बचा कितना होगा 10%। बी की इनकम में बी मान लो तो कह रहा है कि बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना होगा 20%। तो मेरे दोस्तों ये आ गई ए की बचत और ये आ गई बी की बचत और कह रहा है इनके अनुपात जो है ना वो देखा मेरे तो 3:4। एक बार सवाल पढ़िए यहाँ की बात समझिए। अब तो बेसिक कैलकुलेशन है 0 काटा 2 से 2 4 है तो आपने देखा कि a अपॉन b की इनकम का रेशियो आ गया 3:2 यानी एक इनकम 3 है तो b की इनकम है 2 यूनिट तो दोनों की टोटल इनकम कितनी 5 यूनिट जबकि दोनों की टोटल इनकम है 1500 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट 1500 1 यूनिट 300 रुपए तो भैया 3 यूनिट 3 300 2 यूनिट 2 300 तो एक इनकम 6 एक इनकम आपकी 900 b की इनकम आ जाएगी 600 तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त इतने मेरे दोस्तों मैंने ये टाइप आपकी पूरी खत्म कराई है मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत सारी बातें समझ आने लगी होंगी हल्का सा लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट हो गए होंगे। तो आज के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे धन्यवाद मेरे दोस्तों।